तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विस्ट। आज जो है हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का है, सेकेंड पार्ट को फोकस करेंगे। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने लगभग देख लिया था कि कैसे जो होती है, आप देख सकते हैं कि पहला जो पेज हम लोगों ने देखा था कि ये जो पिक्चर को लेके दो टॉपिक इससे रिलेट करके आता है। एक तो रिलेटेड है आपका पिक्चर से लेके, कि पिक्चर से लेके हम लोगों ने क्या देखा था कि 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको या तो एमसीक्यू में या तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन हमने कहा था कि इस पिक्चर से जो होती है 3 नंबर के लिए एक क्वेश्चन हो सकते हैं या 2 नंबर के लिए, कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पिक्चर्स। इस पिक्चर को आखिर बनाने के पीछे जो फैडिक सोरियोस जो थे उनकी क्या मंशा थी या क्या वो चाहते थे कि इस पिक्चर के थ्रू वो समझाना चाहते थे। ये दो टॉपिक को आपको इसमें ध्यान देके पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरे टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट ये था कि जो गवर्नमेंट है या कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो क्या हो सकता है। तो 1948 में, है ना, यानी आप सॉरी 1948 हमने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1848 में जो है उन लोगों ने क्या किया था कि 1848 में एक काम किया था कि उन लोगों ने सब ने मिलके क्या किया था, वे सब लोगों ने मिलके क्या किया था कि जो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी की बात करेंगे या आपको देख सकते हैं ना ऑटोनॉमियस बॉडी जो हुआ करती है उनको, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दिया था एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट्स को जो है उन्होंने क्या किया था कि डिमोलिश करके पूरे सोसाइटी समाज से हटा के उसके बदले में आप देखेंगे कि एक रिपब्लिकन टाइप की गवर्नमेंट बना दी थी, जो फेडरलिज्म टाइप सॉरी फेडरल फ्रीडम टाइप की गवर्नमेंट बना दी गई थी, जिसका इंडिकेशन आपको इस पिक्चर के माध्यम से दिखेगा, जहां पे आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई देगी, जिसके हाथ में क्या है कि इसमें फ्रीडम है और यहाँ पे चार्टर है। चार्टर कहने का मतलब होता है कि इसको मैग्ना कार्टा भी हम लोग कहते हैं, है ना। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा कहने का मतलब होता है कि जहां से आप, है ना, जब कहने का सेंस क्या बनता है कि जब अधिकार दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं, तो उन्हीं को चार्टर कहिए या आप बोल सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन को चार्टर्स कहा जाता था। तो इसके थ्रू क्या होती है कि हर देश को आजादी मिलेगी। कुछ देश आप देखेंगे कि इसको ये क्रॉस कर चुके हैं, जैसे कि यूएसए हुआ या आपका स्विट्जरलैंड हुआ, ये लोग बेसिकली इनको बहुत पहले ही आजादी मिल गई है। क्यों मिल गई है? तो हम लोगों ने क्या देखा था कि 1900, है ना, आपको देखने को मिलेगा कि 1769 में यूएसए आजाद हो चुका था और उसी के साथ साथ जो है उसी के आसपास में जो होता है यूएसए भी स्विट्जरलैंड भी आजाद हो चुका था। दूसरे जो कंट्री बचते हैं वो कंट्री बच जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस जो आजाद होने वाला है, आजाद जस्ट हुआ है। इसके जस्ट बाद जर्मनी हो रहा है, इसके बाद इटली वगैरह जो है उनके नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बाकी यूरोपियन कंट्री लाइन पे। तो इसी आइडियोलॉजी को लेके बेसिकली आपको ये पिक्चर बनाई गई है। मगर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा इस टॉपिक से ना होके हमारा कॉन्सेप्ट जो है अगले टॉपिक से। अगला टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका नेशन। वो होता है आपका नेशन। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द नेशन, व्हाट इज द नेशन स्टेट, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मॉडर्न स्टेट्स। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड करके यहाँ से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। डिफाइन द नेशन स्टेट, डिफाइन द मॉडर्न स्टेट या डिफाइन द नेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फैडिक सोरियोस जो थे उनके थॉट के थ्रू या उन लोगों ने ये चीज बताने की कोशिश की थी कि नेशन जो था लोगों के बीच में यूनिटी को डेवलप करने के लिए एक सेंस को प्रमोट किया गया था। सेंस क्या था कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप रहते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, या पर्टिकुलर आप बेसिकली एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, भले ही आप डिफरेंट टाइप के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के आपकी गवर्निंग बॉडी है, जैसे मान के चलिए आप या तो फ्यूडल के अंडर में है या तो चर्च के अंडर में है या तो आप किसी राजा के अंदर में है, मगर आप जो है एक बेसिकली एक रीजन के या एक देश के नागरिक हो रहे हैं और यही बेसिकली आइडेंटिटी, सिंगल आइडेंटिटी को उन्होंने नाम दे दिया, आपको कहा जा सकता है नेशन स्टेट। या आप इसको मॉडर्न स्टेट के रूप में बेसिकली प्रपोर्ट किया गया था, यानी आप एक ऐसे स्टेट की कामना करते हैं या एक ऐसे स्टेट को
कंबाइन करने की कोशिश करते हैं या उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, जहां पे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट आइडेंटिटीज के लोग सारे चीजों को डिमोरलाइज करके, सारे चीजों को हटा के एक सिंगल आइडेंटिटीज को प्रमोट करते हैं। इसी चीज को या इसी स्टेट को नाम दिया गया नेशन स्टेट। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो मेन टॉपिक जो आता है, इसमें से आता है जो आप शुरुआत करेंगे कि यहां से, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन कैसे डेवलप होते हैं। तो जैसे मान के चलिए, कहने का सेंस होता है कि आप देखेंगे कि हिस्ट्री में अगर कोई चीज होती है तो अपने आप से नहीं होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ जो है प्रमोट किए जाते हैं। वे प्रमोशन कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि अगर हमने कहा कि मान के चलिए कि हम अपने देश में, है ना, कल से जो है मान के चलिए कि एकदम प्योर गवर्नमेंट चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे लोग मान जाएं। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको उस बात को प्रमोट करना पड़ेगा, कुछ आइडियोलॉजी दिखानी पड़ेगी, कुछ कनेक्शंस दिखाने पड़ेंगे, तब ये आइडिया जो होता है लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने क्या देखा था कि फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम लोग जो देख सकते थे अपनी हिस्ट्री में की बात, सॉरी अपने सोसाइटी की बात करेंगे, हमने कहा था स्वच्छ भारत की हम लोग बात किए थे, है ना, क्लीन इंडिया की हम लोग बात करते थे, है ना। यानी आप देखेंगे कि 2014 में जब गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की सरकार बनती है, तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी दिया कि हमें क्या स्वच्छ भारत चाहिए। तो क्या ऐसा था कि गवर्नमेंट ने कहा और लोग मान गए? नहीं, उसके पीछे बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस दिए गए थे, बहुत सारे उनको तरीके अपनाए गए थे लोगों को कन्विंस करने के लिए, जागरूक करने के लिए। और यही जागरूकता जो होती है, आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट की जाती है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि बेसिकली एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना। इस टॉपिक से देखेंगे कि आइडिया ऑफ नेशन की बात करेंगे या आइडियोलॉजी ऑफ नेशन को प्रमोट करने के लिए एक क्या क्या किया गया था, यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा हुआ था कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, है ना, उसके बाद क्या होता है कि यहां से एक वर्ड निकल के आती है कि नेशन स्टेट क्या था, या नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई गई थी। अब ये नेशनलिज्म, हमने कहा कि चलो हम राष्ट्रवाद हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्रवाद हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स जो होते हैं वो आते हैं, लोगों को आइडियोलॉजी बताई जाती है, लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे सोर्स दिए जाते हैं जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1789 जो होता है, एब्सोल्यूट मोनार्च को खत्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च लगाए गए, फिर उसको खत्म किया गया, वहां पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सोवर्जिनिटी थी वो चेंज होके कहाँ पहुंचती है, तो मोनार्च के पास पहुंच, सॉरी, सोवर्जिनिटी जो होती है मोनार्च जो है, आप देखेंगे फ्रेंच सिटीजन बॉडी के पास पहुंचती है। पहले सोवर्जिनिटी को समझते हैं कि सोवर्जिनिटी मतलब होता क्या है। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, ऑथोरिटी क्या है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपनी डिसीजन खुद अपने आप से लेता है बिना किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में, उसी को सोवर्जिनिटी कहते हैं। यानी आप देखेंगे कि फ्रांस में जो पहले मोनार्च था, मोनार्च करने का मतलब था कि जितने भी डिसीजन होते थे वो मोनार्च खुद लेता था, राजा खुद का शासन होता था, जो मन करे वो कर सकता था, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, दूसरे देश को रोकने टोकने वाले नहीं थे। अब ये जो कहने का मतलब डिसीजन की बात होती थी, वो खुद आते थे। बट 1789 में जैसे यहाँ पे आपने रेवोल्यूशन को देखा और यहाँ पे कहा गया था कि डिसीजन लेने की जो क्षमता थी, अब मोनार्च को हटा के फ्रेंच सिटीजन्स में या बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन को दिया गया। बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन कहने का मतलब होता है नेशनल असेंबली की बात करेंगे हम लोग, है ना। नेशनल असेंबली को ऑथराइज किया गया था कि आप अब डिसीजन ले सकते हैं, या जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, उसी को बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स कहा जाता है, पार्लियामेंट का ये। या उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, या फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात करें तो उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि नेशनल असेंबली, जो पहले स्टेट जनरल हुआ करता था, उसको चेंज किया गया नेशनल असेंबली के तौर पे। अब आते हैं आगे। अब मान के चलिए लोगों के अंदर क्या होता है कि आप जो है नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे। अब ये प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ जो है आइडियोलॉजी लोगों के अंदर बताई जाती है। तो पहला पॉइंट आपको होगा कि इसमें दो आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रमोट किया गया, द आइडिया ऑफ ला पैट्रियट एंड ला सीटोन।
है ना। यानी आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि लोगों को फादरलैंड और द सिटीजन्स के रूप में बताया गया था। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम मदरलैंड को बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मदरलैंड की। और यहाँ पे किसकी बात की जाती है, तो फादरलैंड की। यानी ये बताया जाता है कि आप जो ये देश जो है वो देश नहीं है, ये फादरलैंड है, ये पितृभूमि है। ये फादर अपने जो है आपके पूर्वजों की जो जमीन है और इसकी इज्जत करना, इसको बचाव करना या इसको बचाने का जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग घर वगैरह जो होता है बचाते हैं, बोलते हैं ना ये हमारी पैतृक संपत्ति है, इसको बचा के रखना, इसमें हमारे पूर्वजों की जो है कहने का क्या सेंस आता है कि इसमें यादें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी इस तरह से बातें लोगों को प्रमोट की जाती थी कि ये जो पूरा देश है वो आपका देश है, आपके पूर्वजों का देश है, ये फादरलैंड, ये आपके फादरलैंड है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं बचाना है या इसके आपको प्रमोट करना है। दूसरा कि आप इस देश के नागरिक हैं। जैसे कि अगर कहा जाता है कि हम अपने घर की बात करते हैं तो कहा जाता है ना कि आप इस घर के मेंबर हैं। तो घर का मेंबर होने का मतलब क्या होता है कि उस घर को बचाने की जिम्मेवारी भी आपकी होगी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लोगों के अंदर एक बात दी गई थी, ला सिटोइन की बात की गई। यानी आप इसके सिटीजन्स हैं, सारे के सारे अधिकार आपके पास हैं और ये काम करना आपको इक्वली जरूरी है। जिससे कि क्या होगा कि देश में नोशन ऑफ यूनिटी जो होती है ये इंक्रीज करेगी। यानी आप इक्वालिटी राइट को देखेंगे, ये भी क्या था तरीका कि इक्वालिटी राइट दिए गए कि लोगों के पास इक्वालिटी राइट रहेगा, वो क्या करेंगे, अब विरोध वगैरह नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो होता है नेशनल फीलिंग को प्रमोट किया गया। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट तैयार हो गए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज या हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशन अमंग द पीपल। एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो 3 नंबर में या तो 5 नंबर में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बारे में आप देखेंगे कि पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि टू, है ना, टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल, है ना, द आइडिया ऑफ ला पैट्रियट एंड ला सिटोनी एम्पथाइज द नोशन ऑफ यूनिटी, यूनिटी। आप इसके बारे में देख सकते हैं कि इन लोगों को बनाई गई, पहला कंडीशन क्या था। दूसरा है इक्वल राइट दिया गया। अब हर देश में सबको इक्वालिटी होगा तो सीधी बात है भेदभाव वाली क्षमता नहीं होगी, और भेदभाव नहीं होगा तो लोगों के अंदर क्या होगा, यूनिटी आने की संभावना बढ़ जाएगी। 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे कि एक नया फ्लैग जो है इंट्रोड्यूस किया गया। पहले क्या होता था कि हर राजा का जो होता है ना एक अलग फ्लैग हुआ करता था। अब एक राजा अलग फ्लैग को धो रहा है तो उसकी कुछ जनता होंगी अलग फ्लैग ढोएंगे, दूसरे अलग फ्लैग ढोएंगे, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अब सबके पास एक ही फ्लैग होगा, इसका मतलब क्या होगा, सबके अंदर यूनिटी की भावना बढ़ाई जाएगी। तो ये आप देखेंगे, ये तीसरा पॉइंट हो गया, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वल राइट दूसरा पॉइंट, ला पैट्रियट और ला सिटोनी जो होता है पहला पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट जनरल को जो है बेसिकली कन्वर्ट किया गया था नेशनल असेंबली में, और उसमें देखा गया था कि उसके जो होते हैं प्रमोट किया गया था कि ही कैन बी ऑथराइज टू टेक अ डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये चौथा पॉइंट था जिससे नेशनलिज्म की बातें बढ़ाई गई थी। फिर आप देखेंगे कि हाइम्स वर्क कंपोज, जैसे हमारे यहाँ पे क्या था ना, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे देशभक्ति गाने जो होते हैं बनाए गए थे। मेरे देश की धरती सोना उगले, ये तरह के गाने जो हमारे यहाँ पे जो बनाए गए थे। तो उस समय अब फ्रांस में ये चीज जो है प्रमोट की गई। ओथ जो होते दिया जाता था, जैसे कि हम भारत माता की शपथ लेते हैं कि हम इसकी प्रतिष्ठा को बचा के रखेंगे, तो वहां पे भी ओथ लिया जाने लगा कि हम फ्रांस की शपथ लेते हैं कि हम इसकी इज्जत प्रतिष्ठा बचा के रखेंगे। फिर आप देखेंगे ना, माइट्रस वाज कमांडेड, शहीदों को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया, उनको प्रमोट किया गया। जैसे हमारे यहाँ पे क्या था ना, जैसे सैनिक हुआ करते थे, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड सरदार भगत सिंह हो गए, है ना, उनके अलावा चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो इन तरह के जो शहीद जो हुए, जिन्होंने अपनी जान जो होती है देश को बचाने में या देश को आजाद कराने में लगा दी, तो जो उस समय जो फ्रांस में हुआ करता था, इनको प्रमोट किया गया था कि कैसे ये लोग जो होंगे बेसिकली शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, इनके बारे में लोगों को बताई जाएगी, इनके जो है व्यक्तित्व के बारे में लोगों को समझाया जाएगा, तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे।
और अपने आप को इमोशन के साथ उसको जोड़ पाएंगे देश के साथ, और देश के यूनिटी के लिए काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 पॉइंट हो गए। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे काम किए गए कि यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ लगाया गया ऑल सिटीजन्स के लिए। अब सबको इक्वालिटी है तो ये लॉ लगा दिया गया। फिर आप बात करेंगे कि यहाँ पे इंटरनल ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज को जो है खत्म कर दिया गया है ना। ये 2 चीजों में पढ़ना है, नेपोलियन कोड में भी पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेटेज सिस्टम आ जाने का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा। अब मान के चलिए कि एक ही कंट्री के अंदर हर स्टेट में अलग अलग मेजरिंग सिस्टम हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, यूनिटी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो ये 6-7 पॉइंट जो होंगे यहाँ पे दिए गए हैं। इन 6-7 पॉइंट में से आपको कुछ पॉइंट जो होंगे याद रखने पड़ेंगे, है ना। 5 नंबर में पूछेगा तो 5 पॉइंट दे सकते हैं, 3 नंबर में पूछेगा तो 4 पॉइंट दीजिएगा, और इस तरह से आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे यहाँ पे, या फ्रेंच में कहा जा सकता है कि इस तरह से जो है गवर्नमेंट रन करना शुरू करती है। तो उस वाले टॉपिक से इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक छूट गया था उसको जो होता है वो हो जाएगा लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज जो होता है ना, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है। वहां पे क्या किया था, रीजनल डायलेक्ट, यानी आप देखेंगे वर्नाक्युलर लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया कि लोग जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज को ही प्रमोट करेंगे, उसी में बात करेंगे, उसको ये नेशनल लैंग्वेज के रूप में, कॉमन लैंग्वेज के रूप में जो है लोगों के अंदर बताई जाएगी। जिसके कारण क्या हुआ कि लोग जो होंगे एक यूनिटी में बंध पाएंगे। तो ये टॉपिक आपको यहां से आएंगे और इतना ही क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आ सकते इस टॉपिक से। ठीक है। दूसरी बात है कि जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, है ना, उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली फ्रांस के नेशन के, या लिबर्टी ऑफ फ्रांस को जो होता है बाकी यूरोपियन कंट्री में भी प्रमोट करना शुरू मान लिया था, और उनको अपनी ड्यूटी मान ली थी कि ये उनकी ड्यूटी है कि कैसे वो नेशनल फीलिंग को दूसरे देशों में प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि उनके प्रति जो बेसिकली देश के प्रति उनका जो जुड़ाव है वो और ज्यादा इम्प्रोवाइज हो जाए। ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो न्यूज ऑफ इवेंट या बोल सकते हैं फ्रांस के अलग अलग जगहों पे जब पहुंचने लगे, तो अब देखेंगे कि वहां पे जेकोबिन्स क्लब बनाने शुरू हो गए थे। इसके बारे में हम लोगों ने 1792 में पढ़ा हुआ था। जैसे कि पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि 1792 में जो है बहुत सारे जेकोबिन क्लब्स बनाए गए थे, जिसमें सबसे फेमस था रॉबेस्पियर या मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में, है ना। इनका काम क्या होता है कि ये जो क्लब के माध्यम से वो क्या करते थे कि दूसरे देशों में, है ना, जाके नेशनलिज्म की बातों को प्रमोट करते थे, और लोगों को बताते थे कि कैसे आप नेशनलिज्म को जो होती है आप अपने देशों में भी लागू करा सकते हैं, आजादी पा सकते हैं, फ्रीडम ले सकते हैं। इनका काम होता है। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे बेसिकली विच, एक क्वेश्चन हो सकता है कि जेकोबिन से रिलेटेड एमसीक्यू में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि विच क्लब या विच institution is responsible to spread the idea of nationalism in the different part of Europe, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहां से अराइज कर सकता है कि why the यूरोपियन कंट्री, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपियन कंट्री में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए जिम्मेवार कौन था, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द नेशनलिज्म इन द अदर पार्ट ऑफ यूरोप। तीसरा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है ना, व्हाई द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ही वर्ड है कि यहाँ पे डेस्टिनी ऑफ फ्रांस नेशन इज लिबरेटेड द पीपल ऑफ यूरोप, यानी जितने भी लिबरेट करने का मतलब रिवोल्यूशनरीज थे, उनका मानना था ये उनकी किस्मत है, या फ्रांस के लोगों का मिशन है, या एक किस्मत है कि वो बाकी यूरोपियन कंट्री को लिबरेट करा पाए। तो यहां से आपके जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं कि उतनी आपको बता दी गई है, तो आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड मैप में दिया गया है, तो बेसिकली वर्ल्ड मैप इस बार आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि 9th क्लास में था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, इस बार नहीं आएंगे। इस बार से क्वेश्चन जो होंगे बस इंडिया से रिलेटेड रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट याद रखिएगा कि ये वाला पार्ट आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। ये फ्रांस है, ये आप देख सकते हैं कि आपको यूके दिखाई देगा, पूरा का पूरा पार्ट अगर हम बात करेंगे तो यूके हो सकता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका स्वीडन है,
है ना, नॉर्वे है, यहाँ पे आप देखेंगे डेनमार्क है, बाकी ये वाला पार्ट आपका रशियन एम्पायर उस समय हुआ करता था, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था, जर्मनी नहीं होगा। आप देखेंगे पूरा का पूरा पार्ट ऑस्ट्रिया एम्पायर के रूप में ये जानकारी लेगा। यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर है, और यही पार्ट आपको जर्मनी का पार्ट दिखाई देगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली इस टॉपिक से या इस मैप से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब आते हैं कि इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक क्या होगा। यहाँ पे अगला टॉपिक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होगा आपका सिविल कोड 1804। यानी आप देखेंगे कि 1804 का सिविल कोड, जिसको हम लोग बेसिकली नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से आपको बेसिकली क्या होता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द नेपोलियन कोड, है ना। अब आते हैं कि नेपोलियन कोड था क्या, इसके बारे में थोड़े से डिटेल की जानकारी हमें पता चली। जैसे कि आप देखेंगे पहला वीडियो जो हम लोगों ने बताया था, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टाइमलाइन को डिस्कस किया था, और वो टाइमलाइन जो था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कहाँ से कहाँ तक। तो वो टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था 1789 से, है ना। 1789 में क्या हुआ था कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुए थे। 1792 में जो होता है आप देखेंगे कि ये रिपब्लिकन कंट्री में कन्वर्ट हो गई, प्योर रिपब्लिकन कंट्री में कन्वर्ट होती है। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है कि रीजन ऑफ टेरर 1793 से लेके 94 तक रहा। उसके बाद जो आप देखेंगे कि पूरा वैकेंट प्लेस हो जाता है फ्रांस में, कोई इंपॉर्टेंट लीडर नहीं बचता है कि जो फ्रांस को कंट्रोल कर पाए। 1804 में, है ना, 1804 में आप देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट और कहा जा सकता है कि मजबूत लीडर के रूप में लोगों के बीच में ऑप्शन आता है कि वो जो है पूरे यूरोप को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकता है या फ्रांस को हैंडल कर सकता है। लोगों के थ्रू कहने का मतलब क्या होता है कि शुरुआती दौर में उन्होंने विश्वास जमाने के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। जैसे कि उनका जो सबसे पहला जो काम था वो था आपका नेपोलियन कोड को लागू करना, है ना। जैसे कि मान के चलिए, जैसे भी आप देखेंगे ये कभी कभी जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है ना, तो वो क्या करती है ना कि 100 दिन का टास्क लेके आती है, या शुरुआत में कुछ ऐसे फैसले लेती है कि लोगों को लगने लगता है कि ये चलो पिछली वाली गवर्नमेंट से बहुत अच्छी काम करने वाली है। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, तो उन्होंने 1804 में कुछ रूल्स लागू किए पूरे फ्रांस में, और इसी रूल्स को जो है कहा जाता है, इसी रूल्स को कहा गया था नेपोलियन कोड, या इसी को कहा गया सिविल कोड ऑफ 1804। थोड़ा सा टेक्निकल हैंड है, थोड़ा सा इश्यूज आप लिखने में हो सकता है, थोड़ी बहुत आप देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, और बाकी वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, उस चीज में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं कि ये नेपोलियन कोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या आती है। आप देखेंगे कि नेपोलियन कोड में 3 टॉपिक जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कि आप लोगों को इम्प्रेस करना था, और इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 चीजें लगाई। सबसे पहला कि जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ था उसको हटा दिया गया। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी बात थी कि पहले क्या था कि अगर आप कलरगी हैं, या आपको नोबैलिटी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या आप मान के चलिए आपने थर्ड स्टेट से हैं, तो सबके लिए वैल्यूएशन अलग हुआ करते थे, है ना। जैसे कि मान के चलिए आप कलरगी या नोबल ग्रुप से हैं, तो उस समय क्या होता था ना कि इनको एक स्पेशल प्रिविलेज दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कास्टिज्म के ऊपर में प्रिविलेज दी जाती है बेसिस ऑन बर्थ, कि ये उच्च जाति का, ये नीच जाति का, ये वो है या वो है, दिस दैट। तो हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, कहीं कहीं पे हो सकता है कि ये मुद्दे जो होते हैं कभी कभी खराब किसी को लग सकते हैं, बुरे लग सकते हैं, तो इन एडवांस सॉरी फॉर दैट, कि अगर इस तरह से अगर किसी बातों से किसी की भावनाएं आहत होती है तो इन एडवांस वी से सॉरी टू हिम, है ना। तो इस चीज को खत्म किया गया, तो ये एक ऐसा सेंटिमेंटल था कि लोगों को कहने लगा कि चलिए ये व्यक्ति जो ऐसा है कि हमारे को इक्वालिटी ट्रीट कर सकता है। दूसरी बात करेंगे, स्टैब्लिश द इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ को क्या किया गया था कि बिफोर लॉ के सामने हर किसी को इक्वालिटी बता दी गई थी, कि सारे लोग क्या है, इक्वल है, और हर लोग जब इक्वल होंगे इसका मतलब क्या होगा कि रूल्स ऑफ लॉ जो होगा अप्लाइड होगी पूरे फ्रांस में। और तीसरा जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया था।
पहले आप देखेंगे कि लोकल पीपल या थर्ड स्टेट्स को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी या तो बेसिकली मोनार्च के अंडर में हुआ करतेगा, या तो आपको कहा जा सकता है कि चर्च के साथ हुआ करता था। बाकी लोग को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हुआ करते थे। अब क्या किया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी लागू कर दी गई, और राइट टू प्रॉपर्टी के अनुसार क्या था कि अब इन चीजों को लोगों को बेसिकली आप देखेंगे कि बेनिफिट मिलने लगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स ऑफ नेपोलियन जो है वो क्या थे। दोनों में फर्क होता है। सिविल कोड में यही 3 पॉइंट आपका मेन होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। और बाकी जो हम लोग आगे पढ़ने जाने वाले हैं तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा, वो सिविल कोड में नहीं आता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। जिसे आप देखेंगे कि सिविल कोड होगा कि एक स्पेशल ऑफ क्या उसको बोलते हैं ना, कि स्पेशल लॉ लगाया गया, वो सिविल कोड था। और बाकी जो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सिंप्लीफाई करते चले गए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। ये एक अलग चीज हो जाती है। अब बाकी कहने का मतलब क्या होता है कि ये बात ही जो आप देखेंगे कि नेपोलियन कोड जो है बेसिकली क्या किया गया था कि उन हर जगहों पे लागू कर दिया गया जहां पे फ्रांस था, मतलब फ्रांस के पूरे पार्ट में, मगर उन जगहों पे नहीं किया गया था जहां पे फ्रांस ने कंट्रोल किया हुआ था। सॉरी, उल्टा हो गया। इट इज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रांस कंट्रोल, यानी फ्रांस में भी था, और फ्रांस जिस देश को बेसिकली वो कैप्चर करता था या एनेक्चर करता था, उनके ऊपर भी ये लॉ जो है लागू हो जाते थे, है ना। जैसे देखेंगे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने जो है इनको जो है नेपोलियन कोड के थ्रू या सिविल कोड के थ्रू कुछ बेनिफिट दिए थे। बाकी जो काम आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपोलियन के जो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या थे या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या थे, उसमें क्या था कि उसने क्या किया था कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया था, सीक्वेंस वाइज में कर दिया था, सिंपल वे में कर दिया था, जिससे कि लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरा कि फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, सामंतवादी प्रथा को खत्म कर दिया गया, कोई सामंत वगैरह नहीं है, सब इक्वल है। तीसरा आप देखेंगे कि जितने भी पीजेंट्स थे उनके सर्वडम और मेनोरियल ड्यू को खत्म किया गया, मतलब सामंतवादी जो सामंत के अंडर में जो थे, जो कर्ज वगैरह थे उनको खत्म कर दिया गया, जो ड्यूज वगैरह थे सब खत्म कर दिया गया, है ना। अब बात करेंगे टाउन्स की, ठीक है। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस करने का मतलब होता था कि व्यापारियों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ करता था, कि कुछ ऐसे काम थे जो हर कोई व्यापार नहीं कर सकता था। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लॉ के अंदर में देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन पहले नहीं हुआ करता था, लिबराइजेशन नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे काम जो होते हैं हर कोई नहीं कर पाता था, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हुआ करता था। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि कुछ काम ऐसे हुआ करते थे जो बिजनेस क्लास या फ्यूडल सिस्टम के अंदर में या बड़े बड़े जो रिच लोग पर्सन थे उनके अंदर में हुआ करते थे। इसको हटा दिया गया था कि अब कोई भी बिजनेस कर सकता है। दूसरा बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग भी जो होते हैं कि सोसाइटी को बेसिकली क्या कर रहे थे कि अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कहानी का मतलब हुआ कि जितने भी आर्टिशियन हुए, बिजनेस क्लास पीपल हुए, लोअर क्लास पीपल हुए, अब उन्होंने भी बेसिकली धीरे धीरे जो है नई नई जो होती है राइट्स ऑफ फ्रीडम को इंजॉय करना शुरू किया था। इसके कारण क्या होता है कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। बट बट नेपोलियन बोनापार्ट धीरे धीरे जो होते हैं इनकी डिक्टेटरशिप आने लगी। आप देखेंगे कि जिस एरिया को उन्होंने कॉन्कर किया था, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच वर मिक्स्ड, है ना। लोग जो है शुरुआत में जो है नेपोलियन बोनापार्ट को बेसिकली कहा जाता था कि ही सॉरी द पीपल्स ऑफ द मेनी पार्ट ऑफ द फ्रांस जस्ट प्रेज द नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी वो इज्जत करते थे या उनको बेसिकली वेलकम करते थे, क्योंकि लगता था कि ये लोग जो होते हैं दे आर द हार्मिंग्स ऑफ द लिबर्टी। यानी आप देखेंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई द नेपोलियन आर्मी वेलकम एज हार्मिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्मिंगर्स करने का मतलब क्या होता है कि आजादी के जो होते हैं प्रतीक, है ना, उन्हीं को कहा जाता है हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, है ना। हार्बिंगर्स कहने का मतलब होता है ना अग्रदूत, इसे नहीं क्या बोलते हैं ना पोस्टमैन के रूप में, ये जहां जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आजादी लेके जाए,
बट क्या होता है कि धीरे धीरे जो उनका इंथुसियाजम जो था वो कन्वर्ट होने लगे। बेसिकली क्या हुआ था कि लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो खत्म कर दिए गए। इंक्रीज टैक्सेशन को इंक्रीज किया गया था। आप देखेंगे बहुत सारा सेंसरशिप लगा दिए गए थे। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, यानी फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती भर्ती किए जाने लगे, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे लोग जो होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट से गुस्सा हो जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि इनको, नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में हरा दी जाती है। और इस तरह से देखेंगे कि फ्रांस का एक पीरियड समाप्त हो जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री जो 1789 से शुरू हुई थी अब पहुंच गई आपको 1815 में, जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया। ठीक है, तो आज की बात जो है ये टॉपिक आज तक समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे है ना तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को या लिंक को शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए। जो भी डाउट वगैरह हो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ दिन के बाद अपनी जो है ईमेल आईडी जो है, या बोल सकते हैं कि आपको बता दी जाएगी, जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। जो आपके डाउट वगैरह हैं आप हमें भेज सकते हैं, हम आपको क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें और ज्यादा प्रेरणा मिले कि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सके। थोड़ी बहुत शुरुआत के दौर है तो हेजिटेशंस होंगे, हो सकता है वर्ड के प्रॉब्लम में हो, तो जस्ट थोड़ा बहुत शुरुआत के दौर में आप हमें जो है क्या उसको बोल सकते हैं कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन होगी आपके सपोर्ट से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।